हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्रीकल्चर मेटियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग काफ़ी लेक्चर अटेंड कर चुके हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, तो उसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी सिलेबस जो भी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ना क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो कि हम लोग क्लास बेसिक अगर हम स्टडी की बात करें तो हम लोग को क्लास 2-3 से ही पढ़ाया गया है कि एटमॉस्फेयर है क्या, उसका कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ना है और डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, दोनों पढ़ना है क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर में एटमॉस्फेयर का एक बड़ा रोल है, तो उसकी भी पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन में है क्या। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द एटमॉस्फियर इज अ मिक्सर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। तो एटमॉस्फियर क्या है, सिंपल से बात अगर आपको बेसिक लैंग्वेज में लिखना है तो एटमॉस्फियर क्या है, मिक्सर ऑफ गैसेस है जो कि हमारे अर्थ के आसपास है, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी थिंक ब्लैंकेट ऑफ एयर है वही क्या है, एटमॉस्फियर है। अर्थ एटमॉस्फियर चेंजेस कॉन्स्टेंटली एज गैसेस आर एडेड एंड रिमूव। तो हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फियर है वो घटता बढ़ता रहता है, उसमें गैस की संख्या बढ़ती भी है और घटती भी है। तो ये एक दिन का ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बढ़ गया एक दिन में घट गया, वो नॉर्मल बेसिस पे होता रहता है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग और बाकी जो फेनामिना होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारे कारण ये घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, वॉल्केनिक इरप्शन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर और ऑल प्रोसेसेस दैट एक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं, आप कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक फेनामिना हैं, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन है, वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, जितने भी गैसियस साइकिल हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन है, इवापोरेशन है, इवेपो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन है, ये सारे जो भी फेनामिना है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। और एटमॉस्फेयर में ही जो सबसे लोअर रीजन है, ठीक है, सबसे लोअर रीजन मतलब सबसे नीचे वाला जो रीजन है जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसके उसके में उसी में होता है। ठीक है, इसको हम लोग अभी और डिटेल में बात करेंगे आगे। ठीक है, द एटमॉस्फेयर आल्सो इंसुलेटेड्स द अर्थ सरफेस प्रिवेंटिंग रैपिड हीट लॉस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट लॉस होता है उसको भी वो क्या करता है, इंसुलेट करता है, बचाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एटमॉस्फेयर के बारे में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर की बात होगी, किसकी बात होगी, अर्थ एटमॉस्फेयर डेफिनेशन। तो एटमॉस्फेयर डेफिनेशन की अगर बात करें हम, तो यहाँ छोटा सा डेफिनेशन दे रहा है जो कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और इसको समझ लेते हैं। एटमॉस्फेयर रिफर्स टू द गैसेस सराउंडिंग अ स्टार और प्लैनेटरी बॉडी हेल्ड इन अ प्लेस बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है, रिफर्स टू द गैसेस सराउंडिंग किसी भी स्टार या किसी भी प्लैनेटरी बॉडी या किसी भी प्लैनेट के आसपास जो भी गैसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इन प्लेस बाय ग्रेविटी, कैसे होता है, ग्रेविटी के द्वारा वो गैसेस होते हैं। अ बॉडी इज मोर लाइकली टू रिटेन एन एटमॉस्फेयर ओवर टाइम इफ ग्रेविटी इज हाई एंड द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज लो। तो ये कब ऐसा देखने को मिलता है कि जब उस पर्टिकुलर जो भी प्लैनेट है उसका जो ग्रेविटी जो पुल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो और जो टेम्परेचर है वहाँ का अगर लो हो, तो ये ऐसा देखने का मिलता है। तो हमारे अर्थ में ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है, तो
इसमें देखा जाए तो एज अर्थ कोल्डेड, जैसे कि आपको पता है कि जो ये जो स्लाइड है उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बस हम ऐसे ही पढ़ दे रहे हैं और आपको समझा देते हैं। तो जैसे कि जब पृथ्वी ठंडी हुई थी तो वो जो गैस थे वो बहुत सारे गैस वोल्केनिक इरप्शन के बाद निकले थे। तो इसमें से बहुत सारे हाइड्रोजन सल्फाइड थे, मीथेन थे, और लगभग 10 से 200 टाइम्स आज के डेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे 10 से लगभग 200 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था। लेकिन वो जो लगभग हाफ एंड बिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ कि जो अर्थ जो सरफेस है वो सॉलिडिफाई हुई, कूल हुआ, और उसके बाद उसमें पानी आए और बाकी सारे के बाद गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। अगर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो मेजर जो गैसेस हैं वो आपके क्या हैं, आपको पता ही है। मेजर गैसेस में आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन लगभग जो आप पढ़े हैं 78%, ऑक्सीजन 21% एंड 1% में अदर गैसेस जिसे हम ट्रेसेस गैसेस भी बोलते हैं, जिसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर उसी में आर्गन है, नियॉन है, और जितने भी इनर्ट गैस है सबकी ट्रेसेस में क्या है, मात्रा है। तो देखा जाए तो नाइट्रोजन जो होता है वो नॉन रिएक्टिव गैस होता है, और ये नॉन आयोनाइज फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो देखा जाए तो प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है। एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट गैस नहीं है। ऑक्सीजन देखा जाए तो वो प्लांट हो या एनिमल हो, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में एक बेसिक कंपोनेंट का काम करता है। अगर ऑक्सीजन ही ना हो तो रेस्पिरेशन इंसान नहीं कर पाएगा, और रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा तो एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं होगी। एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा तो इंसान मर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से ही ऑक्सीजन जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, और वो फोटोसिंथेसिस से ही वो ऑक्सीजन जनरेट कर पाता है या प्रोड्यूस कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो नॉन रिएक्टिव गैस है। नॉन रिएक्टिव गैस ऑक्सीजन सॉरी रिएक्टिव गैस है, क्योंकि ये जल्दी ही रिएक्ट कर जाता है जो भी इसके पास सब्सटेंस अगर इसको दिखता है। और जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन का। आप जब भी आप एप्पल को काट देते हैं, तो एप्पल काटते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ समय तक आप उसको जब छोड़ देंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो क्या हो जाता है, एप्पल थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जो एप्पल के में जो आयरन पाया जाता है, वो आयरन क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। वाटर वेपर में गैस भी है तो वो क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसके कारण थोड़ी सी ब्राउनिश कलर देखने को मिलती है। मतलब एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन जो है उसके कॉन्ट्रास्ट नाइट्रोजन जो है नॉन रिएक्टिव है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव गैस है ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बता दिए कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, प्लांट के फोटोसिंथेसिस में रोल अदा करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से ये जो तीनों गैस हैं वो लगभग 99.96% क्या करते हैं, गैस का कंपोजिशन करते हैं। उसमें से कुछ इनर्ट गैस हैं। इनर्ट गैस जो होते हैं नॉन रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, और ये रिएक्ट नहीं करते, जैसे नियॉन है, आर्गन है, जीनॉन है, क्रिप्टॉन है, ये सारे क्या है, इनर्ट गैस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ट्रेसेस गैसेस की बात किया जाए तो कुछ गैसेस ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। फिर ओजोन जो गैस है O3, वो भी एक ट्रेस गैस है। वाटर वेपर, अमोनिया और आर्गन, ये सारे जो गैसेस हैं वो बहुत ही कम मात्रा में है, 0.93% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का मात्र 0.934% है। ठीक है। तो ये दिखा रहा है आपको, तो ये पाई चार्ट के थ्रू, जो कि आप बहुत बार पढ़े होंगे, इसको भी बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ भी दिखा रहा है, अगर आप इसको जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ऑक्सीजन
0.95%, जिसे हम मोटा मोटा 21% बोल देते हैं। और देखा जाए तो ये ऑक्सीजन है, O2 उसका फॉर्मूला है। नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नाइट्रोजन 78%, 0.08%, ठीक है। और यहाँ जो है आर्गन 0.93% है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है कि जीनॉन जो है 0.000009%, नियॉन 0.0018%, फिर हाइड्रोजन 0.00005%, इसी तरह हीलियम 0.43 टाइम्स 05%, क्रिप्टॉन 0.3 टाइम्स 01%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। तो जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो 0.03% होती है, लेकिन अगर सॉइल एटमॉस्फेयर की बात किया जाए उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो 0.3% होती है, ठीक है। वो 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉइल है, सॉइल में जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं, और उस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करने के बाद वहाँ ऑक्सीजन ह्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूज मात्रा में निकलता है डिकम्पोजिशन के बाद, जिसके कारण कि जो सॉइल एटमॉस्फेयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वो लगभग 10 गुना बढ़ जाती है। मतलब एटमॉस्फेयर में 0.03% है तो सॉइल एटमॉस्फेयर में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और ये लगभग बहुत बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। देखिए, द परमानेंट गैसेस और द वेरिएबल गैसेस के बारे में बात करेंगे। परमानेंट गैस वो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि जिनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और ये लंबे समय तक वही बने होते हैं, लगभग 1000 से और हज़ारों साल तक, लाखों साल तक ये सेम होते हैं, ठीक है। करोड़ों साल तक ये हमेशा सेम रहते हैं। इनमें इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। वेरिएबल गैसेस ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक सिचुएशन, उसके अनुसार, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन के अनुसार ये क्या होते हैं, समय के साथ साथ और जगह के साथ साथ बदलते रहते हैं। मतलब किसी जगह वो गैस ज़्यादा पाया जाएगा, किसी जगह वो गैस कम पाया जाएगा। जैसे अगर हम बनारस में हैं तो बनारस जो है सी लेवल से थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो उस पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमको एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन अलग दिखेगा। यही हम अभी लद्दाख साइड चले जाएं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो अलग दिखेगा। समझ में आ रही बात? तो ये तो इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार जूम करके दिखा देते हैं आपको। तो नाइट्रोजन है, उसका फॉर्मूला याद ही रख लीजिएगा। जितने भी गैस होते हैं नीचे 2 जो लिखा रहता है इसका मतलब वो उसका केमिकल फार्मूला है। नाइट्रोजन N2 है, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है 78.06% है, और मॉलिकुलर वेट जो है, मॉलिकुलर वेट आप नॉर्मली क्लास 9th में भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म में होता है, और उसका जो एटॉमिक मास है या जिसे मॉलिकुलर वेट हम यहाँ लिख रहे हैं वो भी आपको बताना है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, इस वजह से उसका दुगना कर देंगे तो उसका एटॉमिक वेट जो है वो 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जानते ही हो 16 होता है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर और मॉलिकुलर वेट जो हो जाएगा उसका जस्ट डबल 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की जो परसेंट बाय वॉल्यूम है वो 20.95% है, जो कि राउंड ऑफ कर दे मोटा मोटा तो 21% हो जाएगा। आर्गन को AR से दिखाते हैं, उसका सिंबल वही है, और उसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम 0.93% है, और मॉलिकुलर वेट 39.95। नियॉन जो है उसका 0.002% बाई वॉल्यूम है, और उसका अगर देखा जाए मॉलिकुलर वेट 20.18% है। हीलियम 0.3 टाइम्स 05 परसेंटेज बाई वॉल्यूम है ये, और 4% मॉलिकुलर वेट है। क्रिप्टॉन 0.3 टाइम्स 01 है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, और 83.8% मॉलिकुलर वेट है। जीनॉन 0.3 टाइम्स 09 है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और 131.3% है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह हाइड्रोजन 0.4 टाइम्स 05% बाय वॉल्यूम है, और मॉलिकुलर वेट 2 होता है, ठीक है।
अगर वेरिएबल गैस की बात करें तो इसमें वाटर है, जो कि एक प्रकार के गैस की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ 0.25% परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना भी अर्थ का है उसका 0.25% क्या है, वाटर वेपर है। और मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 18.01 आता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 इसका फॉर्मूला है 0.038 क्या है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम है। और 44.01% मॉलिक्यूलर वेट है। ओजोन की बात करें तो O3 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और 0.01% बाई वॉल्यूम इसका कंपोजिशन है। और मॉलिक्यूलर वेट 48 होता है। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालने भी क्लास 9th में आप पढ़े हैं, ठीक है। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके आगे के स्लाइड में हम जो भी है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम आ चुका है तो सारे वीडियोस जितने भी हैं उसको आप क्या करिए, एक बारी बारी करके देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एग्रीपो नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। निर्वाण सुंदा, अरुण कत्यायन, ठीक है, ठीक है, नेमनाथ सुंदा, अरुण कत्यायन ना, कांतवा, SR कांतवा, ठीक है, SK कांतवा की बुक है। और भी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर है, करेंट अफेयर हैं, ठीक है, वन लाइनर है। तो वो सब भी आप पढ़ सकते हो, जिसके कारण कि आप BSc में रहते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और JRF की भी तैयारी कर सकते हो। उसके भी मैटर मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोवाइड किया हुआ है। और आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप के अपडेट के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन हम लोग ही देते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।